सभी छात्रों को फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक की यानी वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन की शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि क्या होता है वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे किसमें, वेव ऑप्टिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों के हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लगभग 20-25 क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको सामने दिखाने वाले हैं और आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें। और जो है अगर जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि आपको कैसा लगा है मेरा जो है आज का बढ़ाया हुआ वीडियो या उसमें क्या गलतियां रह गई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चलिए स्टार्ट करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर उसके क्या हैं, क्योंकि एक एक दो दो नंबर में ही क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। बड़े क्वेश्चन सिर्फ 6 नंबर और 7 और 8 और 9 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सब शॉर्ट और शॉर्टेस्ट या लॉन्ग भी पूछे जाते हैं तो उतने लॉन्ग नहीं होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश की तरंगार की आकृति कैसी होगी। बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत होगा। अगर बिंदु स्रोत है तो उसकी जो आकृति होगी तरंगाग्र की वो स्फेरिकल होगी, यानी स्फेयर बना रहा होगा, एक बॉल के आकार की होगी यानी गोलीय होगी। ठीक है, पहला हो गया कम आपका जो है बिंदु आवेश के कारण उसकी कैसी प्रकृति होगी, वो गोलीय होगी। दूसरी बात है पतली रेखीय स्रोत के कारण, पतले रेखीय स्रोत के कारण पतला रेखीय स्रोत मान लिया ये है तो उसके कारण जो तरंगाग्र बनेगी वह बेलनाकार आकृति में बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्योंकि इसके कारण इसके चारों तरफ वेव बढ़ेगी और इधर की ओर वेव बढ़ेगी। अगर हम दोनों की चारों तरफ वेव जब बढ़ेगी तो उसकी जो आकृति आएगी वह कैसी आएगी, बेलनाकार आकृति आएगी। यानी आपको याद कर लेना है बिंदु आवेश के कारण आकृति गोलीय और पतली रेखीय स्रोत के कारण आकृति बेलनाकार। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को समझाइए। ये भी काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत समझाइए। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंग सिद्धांत है वो क्या है, हाइगेंस ने ठीक है किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 परिकल्पनाएं की, यानी हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग के संचरण के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके लिए निम्नलिखित नियम दिए। नंबर 1 नियम क्या दिया, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब पहली परिकल्पना क्या है, जब किसी तरंग स्रोत से तरंग निकलने लगती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम के में एक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तो वह एक तरंगाग्र बना लेते हैं। मान लिया कि ये एक बिंदु स्रोत था, यहाँ से इसके चारों तरफ के कण कंपन कर रहे हैं, समान कला में है, उस पर अगर एक पृष्ठ खींचा जाए वह कहलाता है तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, दूसरा नियम हम इसका बताने आपको जा रहे हैं, वह यह है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब दूसरा नियम है तरंगाग्र के माध्यम का जो कण है, माध्यम का कण है एक नए तरंग स्रोत का काम करता है। मान लिया जाए कि यह एक कण था, यह कंपन कर रहा है इस स्रोत से निकलने वाली आवृत्ति के कारण, तो यह जो कण है वह द्वितीयक स्रोत का कार्य करने लगता है। द्वितीयक स्रोत यानी ऐसा लगता है कि वहाँ से द्वितीयक तरंगें निकल रही हैं, इसी को कहा गया द्वितीयक तरंग सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, देखते हैं
ये रहा पहला हमारे पास न्यूमेरिकल्स आपका। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से कांच का अपवर्तनांक 1.5 की सतह पर आपतित होता है। इसके लिए परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश, ये प्रवर्तित लिख गया है, परावर्तित प्रकाश हो जाएगा तथा अपवर्तित प्रकाश में प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति एवं चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या क्या डेटा दिया गया है। पहली बात तो एकवर्णीय प्रकाश है, अपरावर्तित वायु में है, तो वायु में प्रकाश वायु के लिए परावर्तन के लिए जो तरंगदैर्घ्य होगा वो लेमडा इक्वल टू द 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो वो 6000 एंगस्ट्रॉम ही रहेगा पहले केसेस में। और चाल सी के बराबर होगी वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी। और यहाँ पर हम लोग इसकी आवृत्ति निकाल लें तो c इक्वल टू द न्यू लेमडा होती है, तो जाहिर सी बात है कि न्यू इक्वल टू द हो जाएगा c बाई लेमडा। तो लेमडा यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम को 6 × 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हो। c की वैल्यू 3 × 10⁸ हो गई और ये 8 आ गया, डिवाइड बाई 6 × 10⁻⁻7। ठीक है, अब 6×5 = 36। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लो तो न्यू की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, यानी 5.635.0 × 10⁻, कितना आ जाएगा 8×7=15 एंगस्ट्रॉम, 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी इसकी निर्वात की केसेस में। अगर हम ये बात करते हैं तो न्यू तो हमारी निकल आई और सी भी हमें पता है, वी भी पता है। तो चलिए अब हम दूसरे माध्यम की बात करें। किस माध्यम की? अपवर्तित प्रकाश। अब अपवर्तित होकर प्रकाश इस माध्यम में आ रहा है, यानी हमारा क्या हो गया कि तरंग की चाल अब तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, यानी चाल उसकी घट जाएगी। तो हम लोग अगर यहाँ पर फार्मूला लगा लोगे तो b इक्वल टू द लेमडा बाई n आ जाएगा। तो b इक्वल टू द लेमडा बाई n नहीं, लेमडा डैश इक्वल टू द लेमडा बाई n आ जाएगा। तो लेमडा बाई n आ गया, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम बाई 1.5 दैट इज़ द 4000 अगर एंगस्ट्रॉम। ये हमारी वैल्यू निकल आई किसकी? लेमडा डैश, यानी परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात करनी है एवं चाल हम निकाल सकते हैं। चलिए चाल ज्ञात कर लेते हैं, आवृत्ति की तो बात ही नहीं उन्होंने कही है, तो चलो चाल यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो हमें चाल पता है कि c/b इक्वल टू द n होता है। ठीक है, तो b इक्वल टू द c/n आ जाएगा। c की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, n इक्वल टू द 1.5 है, तो यहाँ से 0 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस, यानी v इक्वल टू द 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी चाल आ गई। चलिए अब ये न्यूमेरिकल हल हो गया है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम है। जल में उसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। जल में तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतनी है, जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी निकालना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही फार्मूला लगा देना है, क्योंकि हमारे पास लेमडा इक्वल दिया गया है 4000 एंगस्ट्रॉम आपको दिया गया है। अब जब 4000 एंगस्ट्रॉम ये दिया गया है तो लेमडा डैश इक्वल टू द लेमडा बाई n हो जाएगा,
जहाँ पर n हमें दिया गया है कितना 4/3। जैसे ये वैल्यू आप रखते हो तो लेमडा 4000 एंगस्ट्रम डिवाइड बाई 4/3, तो ये 1000 और ये 3 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा डैश इक्वल टू द 3000 एंगस्ट्रम की तरंग दैर्घ्य वहाँ पर होगी। यानी जब वो जल में जाएगा प्रकाश तो उसकी तरंग दैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल लापरवाही ना करें, इनको ज़रूर पढ़ें। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आ गए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इसको अच्छे से देखिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अलग तरीके का है। दो प्रकाश तरंगों का समीकरण y1 इक्वल टू द 8 cos ओमेगा टी, y2 इक्वल टू द 6 cos ओमेगा टी। देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, चाहे इक्वेशन साइन में हो चाहे कास में हो, इसका मतलब उसके सामने क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड ही होता है। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के न्यूनतम तथा अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो आर हमें न्यूनतम, पहले आर परिणामी आयाम R1 निकाल लेते हैं। न्यूनतम निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटेगा, A1 माइनस A2 घट गया, तो ये 8 माइनस 6 बराबर आपका 2 बचा। ठीक है, अब इसी तरीके से R2 अगर हम लोग निकालें तो जुड़ेगा, यानी A1 प्लस A2। A1 A2 क्या हुए, ये A1 हुआ, ये A2 हो गया, जो सामने कास के पहले लिखा होता है, तो ये 8 से 14 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम परिणामी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं परिणामी तीव्रताओं का अनुपात। तो I मिनिमम अपान I मैक्सिमम इक्वल टू द R मिनिमम का स्क्वायर अपान R मैक्सिमम का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब R मिनिमम का स्क्वायर का मतलब है 2 दूनी 4 आ गया, और R मिनिमम का स्क्वायर का मतलब है कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो गया। अब 4 से क्या कट सकता है, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 4 नेम 36, यानी I मिनिमम बाई I मैक्सिमम यह हो जाएगा 1:49 का। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन कई आ सकते हैं, आप एक ही नहीं है, कई क्वेश्चन इस तरीके से पूछे आ सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सूर्य के प्रकाश में जल की सतह पर तेल की परतों का रंगीन होने का कारण बताइए। जब सूर्य का प्रकाश तेल की परत पे पड़ता है, जल की सतह पर तेल का परत, मान लिया जाए ये जल है जिसके ऊपर तेल की परत एक बनी हुई है, जैसे ही ये प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो प्रकाश रंगीन हो जाता है, यानी तेल की परत रंगीन हो जाती है। इसका कारण है व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी ये व्यतिकरण के कारण ही जल की सतह पर जो तेल पड़ता है उसका रंगीन होने का कारण व्यतिकरण से ही पता चलता है कि व्यतिकरण के कारण ही वह रंगीन हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। 5000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की किरणों के मध्य कलांतर 180 डिग्री है, इनके मध्य पथांतर कितना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी पथांतर और कलांतर में अंतर है। तो लेमडा हमारे पास दिया गया है कितना, 5000 एंगस्ट्रम।
तो इसको एंगस्ट्रम को मीटर में चल कर लो, 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू मीटर में। कलांतर फाई इक्वल टू द 180 को हम लोग पाई रेडियन कह सकते हो। तो कलांतर पथांतर निकालना है, तो पथांतर डेल्टा एक्स बराबर होता है 2 पाई लेमडा अपान 2 पाई, उल्टा हो जाएगा। तो लेमडा अपान 2 पाई इंटू फाई, तो लेमडा 5 इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइड बाई 2 पाई और मल्टीप्लाई बाई पाई। सो पाई से पाई कटा, यहाँ पर 2 से वो कट जाएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू द आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। इतने मीटर का पथांतर होगा दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 प्रकाश किरणों के मध्य का अंतर अगर 180 का हुआ तो पथांतर 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर का होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। समान आवृत्तियों की 2 प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। यानी आयामों का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि यह तीव्रताएं क्या करें, व्यतिकरण करें तो क्या अनुपात होगा, उनकी तीव्रताओं का अनुपात। तो आयाम A1/A2 बराबर 4/3 है। तो यहाँ पर आप A1 इक्वल टू द 4x ले सकते हो, A2 इक्वल टू द 3x हो जाएगा। तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तो दोनों जुड़ेंगी तो महत्तम कहलाएगा, ये दोनों जुड़ का वर्ग होगा तो वह महत्तम हो जाएगा, ये दोनों घटेंगी तो न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ पर आराम से आप इसको हल कर सकते हो या बता सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हल करने के लिए है, आपसे पूछे जाएंगे। तो आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम, तो आई मैक्सिमम इक्वल टू द ये 4 + 3 टू होल स्क्वायर बाई 4 - 3 टू होल स्क्वायर, 49 7 49 बाई 1, 49 और 1 का अनुपात आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसा, लेकिन यहाँ पर देखो कहने का डेटा अलग है। यहाँ पर 2 समान प्रकाश की आयामों का, आवृत्ति की 2 तरंगों के आयामों का अनुपात दिया गया है, उनकी न्यूनतम तथा अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है, जो कि ये आपके पास निकल आया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हो। प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। तो कहने का मतलब है कला संबद्ध स्रोत क्या है। ये देखिए 2021 और 2021 और 2020, ठीक है, 2020 2021 2022 सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी 21 में भी अगर पूछा जाए, 22 में भी पूछा जाए, तो 23 में पूछने के अनुमान बढ़ जाते हैं। तो प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। यानी प्रकाश का कला संबद्ध ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो, अर्थात एक साथ समय के साथ ना बदले, उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे 2 या 2 से अधिक स्रोत, तो ऐसे 2 या 2 से अधिक स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत, अर्थात समय के साथ ना बदले,
साथ न बदले कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो ये हो गए आपके कला संबद्ध स्रोत। क्या होते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत अर्थात समय के साथ ना बदले, उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये 1 नंबर में इतना ही बड़ा क्वेश्चन आपको लिखना होता है, इतना ही बड़ा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब प्रकाश के स्पष्ट प्रेक्षीय व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? यानी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक शर्तें क्या हैं? पहली बात, प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों की कलाओं में अंतर स्थित होना चाहिए। यानी पहला क्या हो जाता है आपका, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली निकलने वाली तरंगों का कालांतर स्थिर होना चाहिए। सर, स्थिर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के कालांतर स्थिर होने चाहिए। यानी दोनों के बीच में यानी जो स्रोत होने चाहिए वह कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कोहेरेंट स्रोत होने चाहिए। पहली बात हो गई। चलिए अब दूसरा हम लोग लिख लेते हैं, इसी में दूसरा पॉइंट चलिए लिखते हैं। तो अब दूसरा नियम इसका क्या हो गया, दोनों तरंगों की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। यानी दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। यानी दूसरा नियम ये हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा नियम इसका लिखते हैं, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। यानी तीसरा क्या हो गया, दोनों तरंगों के बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, समझने मेरी आवाज़ को भी ध्यान देंगे। तो यानी दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। चलिए अब चौथा इसका नियम क्या है, तो इसके लिए आवश्यक पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त, चौथी शर्त क्या है, प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए। यानी दोनों स्रोत अति निकट होने चाहिए। ठीक है, अब पांचवा क्या है इसमें नियम है, पांचवा नियम इनका ये है, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। यानी संकीर्ण होने चाहिए। तो ये हो गए आपके व्यतिकरण प्राप्त करने के नियम यानी आवश्यक प्रतिबंध। अब चलते हैं आगे की ओर, हम लोग बढ़ते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग से एक हम न्यूमेरिकल ही हल कर लें। चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, हल करते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी
10⁻³ मीटर है। यानी स्लिटों के बीच की दूरी डी स्मॉल डी इक्वल टू द कितना है 10⁻³ मीटर। स्लिट तथा पर्दों के बीच की दूरी 3 मीटर है, यानी कैपिटल डी इक्वल टू द 3 मीटर हो गई। तथा फ्रिंज की चौड़ाई W इक्वल टू दी गई है 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर पाई गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेम्डा की गणना करना है, लेम्डा कैलकुलेट करना है। तो अब लेम्डा कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं? ये वाला फार्मूला लग जाएगा, W इक्वल टू द डी लेम्डा बाई डी स्मॉल डी। तो लेम्डा इक्वल टू द W स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, इसको हटाते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो लेम्डा इक्वल टू द हम रख देते हैं सारे मान। W यानी 2.1 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल डी 10⁻³ अपान उनके बीच की दूरी कैपिटल डी यानी 3 मीटर। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। लेम्डा इक्वल टू द अब 21 कर लेते हैं 10⁻⁷। तो लेम्डा इक्वल टू द 21/3 इंटू 10⁻⁷ का घातों को बैलेंस कर लिया। 3 सते 21 यानी 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो लेम्डा इक्वल टू द ये मीटर में निकला है, इसको एंगस्ट्रम में बदल देते हैं। तो ये 7000 एंगस्ट्रम आपकी वैल्यू आ गई आपके सामने ही। मैंने हल कर दिया। ये 3 एकम 3 3 सत्ते 21 होता है। तो 7 इंटू 10⁻⁷ हो गया। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये एंक के द्वि स्लिट में चौड़ाइयों का अनुपात 4:1 है। केंद्रीय फ्रिंज के निकटतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होता? निकटस्थ महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? वही सवाल। यानी आप ये कह सकते हो कि चौड़ाइयों का अनुपात 4 और 1 है। पर्दे में केंद्रीय फ्रिंजों के निकटस्थ महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? चलिए हम लोग इसको थोड़ा शॉर्टकट में हम बताते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम, इसमें दोनों का अनुपात आपस में जोड़ के वर्ग यानी 5 4 प्लस 1 का वर्ग डिवाइड बाई 4 माइनस 1 टू होल स्क्वायर, ये प्लस चिन्ह है। तो अब ये आगे आ जाएगा, यानी 25 बटे 3 3 9, यानी 25 और 9 का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों को बताइए क्या होती है। विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती है क्षमता इक्वल टू द 1.22 लेम्डा अपान स्मॉल डी होती है। जहाँ पर लेम्डा क्या होती है, जो प्रकाश पड़ता है उसकी वेवलेंथ, और डी क्या होती है, जो लेंस है उसके द्वारक का साइज क्या है। तो ये हमारा विभेदन क्षमता का सूत्र है 1.22 लेम्डा अपान डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको ये याद करना चाहिए। अगला, ऐसी 2 प्रकाश की घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो दर्शाती हैं प्रकाश की प्रकृति हो गया, प्रकृति तरंग है। तो प्रकाश की 2 ऐसी घटनाएं कौन सी हैं? पहला तो हो गया आपका नंबर 1 विवर्तन, नंबर 2 व्यतिकरण।
और नंबर 3 हो जाता है, याद कर लीजिए आप, ध्रुवण। ध्रुवण इस साल कोर्स में नहीं है यूपी बोर्ड के, फिर भी पर आप याद कर लीजिए, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण ये दिखाते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वह तरंग की है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्राम्पटन प्रभाव यह दिखाता है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वह कण की है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा भी जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अभी मैंने कहा कि विवर्तन की बात की, विवर्तन का ही क्वेश्चन आ गया। ये तो विवर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी सूक्ष्म अवरोध अथवा सूक्ष्म छिद्र से गुजरता है, वह किनारों पर बैंड हो जाता है, प्रकाश की इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जब किसी ऑब्स्टिकल इससे गुजरता है छोटे छिद्र से, तो वह किनारों पर क्या होता है, मुड़ जाता है। प्रकाश की इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। यानी विवर्तन की डेफिनेशन देके विवर्तन का पैटर्न बना सकते हो, तो ये आपका प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 16वां क्वेश्चन, किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रम का प्रकाश अभिलंबवत पड़ता है। विवर्तन प्रारूप की प्रथम निम्निष्ठ तथा केंद्रीय उच्चिष्ट से कितने कोणीय चौड़ाई पर स्थित है? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। यानी पहले क्या है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से जो निम्निष्ठ है वो कितनी दूर पर है कोणीय, ये ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, E = दिया गया है 2 × 10⁻⁵ मीटर, और हमारे पास क्या दिया गया है, लेम्डा = दिया गया है 5000 एंगस्ट्रम। तो 5000 एंगस्ट्रम को हम तुरंत मीटर में कन्वर्ट करें तो यह हमारे पास 5 × 10⁻⁷ मीटर में आ जाएगा। अब n = 1 पहला प्रथम निम्निष्ठ हो गया। अब हम n = 1 पर हम लोग देखें तो n लेम्डा = E sin थीटा होता है। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा = λ/e हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो लेम्डा = 5 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁵ ये हो गया। तो 2 से ये काट सकते हो यहाँ से, तो यहाँ पर हमारी जो है प्रथम गोलीय चौड़ाई आ जाएगी निम्निष्ठ की, वह साइन थीटा = आ जाएगी 2.5 × 10⁻⁻2 आ जाएगा। चलिए आगे हल कर लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं और आगे की ओर हल करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास जो साइन थीटा = आ जाएगा वह आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁻2 मीटर। ये आ गई हमारी प्रथम निम्निष्ठ की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट से कितने कोणीय पर है। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर थीटा के हो जाता है। तो थीटा बराबर 2.5 × 10⁻² रेडियन, सॉरी RAD, मीटर क्या है ये रेडियन में होगा, तो RAD रेडियन में हो जाएगा। इतने रेडियन का यहाँ पर हो गया हमारा उच्चिष्ट केंद्रीय चौड़ाई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब कह रहे हैं कि उच्चिष्ट का कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उच्चिष्ट के दोनों तरफ जाता है, उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई इस तरीके से होती है, निम्निष्ठ तो यहाँ है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी दोनों। तो इसकी जो कोणीय चौड़ाई होगी उच्चिष्ट की मैक्सिमा की, वह हो जाएगी 2/θ, यानी ये 5 × 10⁻⁻² रेडियन हो जाएगा। RAD रेडियन, इतने रेडियन 5 × 2.2 रेडियन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ क्वेश्चन देख लिए जाए। किसी धात्विक पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो। यानी देहली
आवृत्ति से अधिक हो, यानी देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। आपतित प्रकाश की तरंग आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, तभी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण एक ही वेग से गतिमान है, किसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, यानी किसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी यहाँ पर। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसकी अधिकतम होगी, तो यहाँ पर जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू द एच अपान एम बी होता है, तो जिसका एम कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी, यानी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम होगी, तम होगी। चलिए ये फार्मूला हमने आपको बता दिया। फोटॉन का गतिज तथा विराम द्रव्यमान से क्या समझते हो। फोटॉन का विराम द्रव्यमान, फोटॉन का जो द्रव्यमान विराम द्रव्यमान तथा उसके गतिज द्रव्यमान से आप क्या समझिए। हम अब स्टार्ट करते हैं फिर से। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, यानी प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है आइंस्टीन का। जब आपको 1 नंबर या 2 नंबर में होकर पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम आपको पूरे व्याख्या नहीं करनी है। वैसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमारे पिछले उसमें वीडियो में देख सकते हैं, पूरा हमने विद्युत समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ समीकरण लिखने जाते हैं। आइंस्टीन ने प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत को प्रकाश के लिए लागू किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है। तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, यानी जब कोई फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह उसकी ऊर्जा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एच न्यू इक्वल टू डब्लू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, जिसे गतिज ऊर्जा कहते हो। तो ई के गतिज ऊर्जा हम लोग के कह देंगे। तो एच न्यू इक्वल टू द यहाँ पर एच न्यू नाट हो जाएगा प्लस के आ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हम लोग देख सकते हैं के इक्वल टू द एच कामन ले लो, न्यू माइनस न्यू नाट, इतनी गति उत्सर्जित प्रकाश की गतिज ऊर्जा होगी। यही कहलाता है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। चलिए आगे की ओर हम लोग, और इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। न्यू को इन टर्म ऑफ वेवलेंथ के लिख सकते हो, तो एस सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ नाट, ये भी कह सकते हैं। तो ये हमारा प्रकाश विद्युत समीकरण किसके लिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखा हुआ है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सही है। तो E इक्वल टू द एच सी अपान लेमडा, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो C प्रकाश की चाल होती है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये H की वैल्यू हो जाती है। वहीं पर प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई ये आपका 5000 एंगस्ट्रम को 5 इंटू 10⁻⁻7 में 15 गए, 15 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा E इक्वल टू द 6.6 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 5, और ये मीटर में आ जाएगा। इसको 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये हमारा एंगस्ट्रम में निकल आएगा। तो ये आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ आ गया। तो ये 16, तो 8 आ गया, और ये 3 और 3 3 तिहाई 9 99 डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 8 पंचे 40, 4 दूनी 8 और 1 और 9 बचा,
4 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16 लगभग इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी आ जाएगी। इक्वल टू द इस 5000 एंगस्ट्रॉम वोल्ट जो है हमारा जो फोटान्स है 5000 एंगस्ट्रॉम वोल्ट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट आपकी निकल के आ जाएगी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। मोस्ट ये भी चलिए 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटान का संवेग ज्ञात करिए। बहुत सही। तो इसके यानी एनर्जी आपकी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो E इक्वल टू द आपका दिया गया है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 3 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक जूल में नहीं लाओगे तो तब पी मोमेंटम कैसे निकालोगे, संवेग कैसे निकालोगे। तो ये सबसे पहले 3 तिछाक 18 के 8 और 3 एकम 3 3 एक 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ 19 में से 9 गए 6 गए 12 एक 13 -13 इतने जूल निकल आया। तो अब आप फार्मूला P इक्वल टू द E/C वाला लगा दीजिए। तो P इक्वल टू द E/4.8 चलिए यहाँ पर निकला। अब हमारे पास P इक्वल टू द 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻13 डिवाइड बाई E3 इंटू 10⁻8 अब जो भी निकलेगा वो आपका संवेग निकल आएगा। अब आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी छात्रों से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जय हिंद।